पूरा वीडियो देख लीजिए। जब अच्छा लगेगा ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। मत बाबू, हम राती में खाना खा रहे हैं कि पानी लसवा इतना जो है जुठावा गुरुजी। जुठा नहीं थे बाबू। टेंशन मत ली। हम भी बिहार के रहने वाला हैं, होली खेल खेलते हैं। आइए आप लोग को भी होली खिलाते हैं। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। एक गिलास में पानी जो लिए, एक गिलास में पानी जो लिए, और एकरो में डाल दिए नीला, एकरो में डाल दिए नीला, और फिर ऊपर से पीला। होली खेलते हैं रघुबीरा, अवध में होली खेलते हैं रघुबीरा। आज हम लोग उष्मा से संबंधित 20 प्रश्न करने वाले हैं और यह प्रश्न जो है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, चाहे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए या किसी भी प्रकार का अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हो, तो सब में यह काम आएगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वर्णन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? देखिए प्रश्न आ रहा है कि चावल को पकाने में समय अधिक कहाँ लगेगा। सबसे पहले बात समझिए, चावल को पकाने के लिए चावल का गलना मतलब संबंध है गलनांक और क्वथनांक से। गलनांक और क्वथनांक से संबंधित है। तो याद रखिएगा बेटा, जैसे मान लो धरातल है, देखिए धरातल का सीन दे दिया यहाँ पर, ऐसे मतलब धरातल है। धरातल से जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब जो है, वायुदाब क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा, वायुदाब क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब क्या होता है? घटता है। तो जब वायुदाब घटेगा, वायुदाब घटता है ना, तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक जो होता है वो भी घटता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। मतलब कह सकते हैं कि पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हैं, क्वथनांक जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है किसका? वायुदाब का। वायुदाब का। वायुदाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटेगा। तो ऊपर जाने पर हवा की मात्रा कमती है, जिसके वजह से वायुदाब क्या होता है? कम जाता है। तो वायुदाब कमेगा तो क्वथनांक भी कमेगा। तो जो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चाहिए वह पानी हो सकता है 60 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाए, हो सकता है 70 डिग्री सेल्सियस उबल जाए, हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाए। तो अगर मान लो कि पानी 100 पर उबलता है तो इसको अच्छा खासा हीट मिल गया, पकने का चांस ज़्यादा है, कम समय में जल्दी पकेगा। लेकिन यदि बाबू पानी को मान लो पानी 40 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगती है तो इस स्थिति में चावल अधिक गर्म नहीं होगी। चावल अधिक गर्म नहीं होगी जिसके कारण क्या होगा कि चावल सिंझेगा नहीं। तो आप 4 ऑप्शन में देखिए कि वायुदाब घटने का सेंस कहाँ पर दिख रहा है। समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, यहाँ पर वायुदाब जो है मैक्सिमम होता है। समझ गए? सबसे कम समुद्र की गहराई नहीं, माउंट एवरेस्ट पर होगा, शिमला से जो अधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट सबसे हाई पॉइंट है, पीक पॉइंट है, इसीलिए वहाँ वायुदाब कम होगा और क्वथनांक भी कम होगा, जिसके वजह से चावल को पकना आसान नहीं होगा बल्कि कठिन होगा। चावल मतलब पानी जो है ना बहुत जल्दी सूख जाएगा, जिसके वजह से चावल को सिंझने का मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है। ऊनी जो कपड़ा है, ऊन का बना हुआ जो कपड़ा होता है, सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है?
ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ताप के अच्छे अवशोषक होते हैं इसलिए नहीं। ऊनी कपड़ा जो है ताप का अवशोषक नहीं है, बल्कि जो है ताप का, हीट का रोधक होता है। यानी कि आंसर डी होगा। बी में है वितरक, गलत आंसर है। सी में है सूती वस्त्रों में भारी होता है, नहीं, गलत बात है। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ताप के अच्छे रोधक होने के कारण ऊनी कपड़ा में ऊष्मा न तो निकल पाता है और न उसमें ऊष्मा प्रवेश कर पाता है। तो जब हम लोग जाड़े के दिन में ऊनी कपड़ा जब पहनते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि बॉडी का जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हम लोग अपने आप को गर्म महसूस करते हैं और कहते हैं कि ऊनी कपड़ा से गर्मी लग रहा है। तो बात समझ रहे हैं? ऊनी कपड़ा गर्मी उत्पन्न करता नहीं है और न गर्म होता है, बल्कि वो हीट को रोकता है, हीट को स्थानांतरित होने से रोकता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थोड़ा सा इस प्रक्रिया पर पूरे ध्यान दीजिएगा। यदि मान लो कोई यहाँ सॉलिड है, समझ गया, सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस होता है, ठीक है। और सॉलिड को जब हीट करिएगा, सॉलिड को जब क्या करेंगे? हीट करेंगे, तब यह क्या बनता है बेटा? यह बनता है लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, समझ गए। और लिक्विड को हीट करिएगा, लिक्विड को हीट करिएगा, समझ रहे हैं, तब यह जो है क्या बन जाएगा? गैस रूप में आ जाएगा। ये पदार्थ का 3 अवस्था प्रकट करता है। तो समझना क्या है कि सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग द्रवण बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रवण बोलते हैं। और गैस, लिक्विड से अगर गैस फॉर्म में आता है तो इसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से गैस में अगर हीट निकाला जाए, मतलब कूल किया जाए, तो यह जो है लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को कूल करिएगा, लिक्विड को कूल करिएगा, तब यह जो है से क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो गैस को सॉलिड बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं सघनन। क्या कहते हैं इसको? सघनन कहते हैं। और लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं हिमाकरण। क्या कहते हैं इसको? हिमाकरण कहते हैं। ये 4 प्रोसेस समझ गए आप। अब एक चीज़ देखिएगा, हम लोग अगर बात करें गैस से लिक्विड बनने का उदाहरण, कि गैस से लिक्विड बनने का क्या होगा, तो देखिए एक तो आपका वाष्प हो जाएगा, जलवाष्प, सॉरी जल देखिए अगर सघनन का उदाहरण बात करें हम, तो पहला उदाहरण कह सकते हैं कुहासा। पहला उदाहरण क्या कह सकते हैं? कुहासा। कुहासा क्या है? वाटर वेपर ठंडा होकर करके जल का रूप ले लेता है, इसीलिए उसको बोलेंगे कि कुहासा जो है सघनन का उदाहरण है। कुहासा हो गया, इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। अगर वर्षा की बात करें हम लोग कि वर्षा, तो वर्षा भी जो है उदाहरण किसका है? सघनन का उदाहरण है। इसके बाद भी अगर मान लो कोई बर्तन है, अब बर्तन में इस प्रकार से आइस का टुकड़ा रखते हैं, आइस का टुकड़ा रखते हैं, तो इसके चारों तरफ वाटर जम जाता है, जल जम जाता है। क्या जम जाता है? जल जम जाता है। तो यह जल सघनन क्रिया के कारण ही जमता है। जैसे आप सुधा दूध का पाउच खरीदे होंगे, समझ गए, तो आप जब वहाँ से लिए होंगे तब पैकेट सूखा हुआ मिला होगा, लेकिन आपको घर लाते लाते पूरा पैकेट भींगा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो वेपर है वो ठंडा होकर के, सघनित होकर के पानी का रूप ले लिया।
तो इस प्रकार से सघन का 2-3 उदाहरण आपको दिए। हिमाकरण तो आप समझ ही रहे हैं कि बर्फ का बनना हो गया, समझ गए। तो ये हम लोग जो किए, इसमें सिर्फ ये हम लोग किए कि पदार्थ के तीनों अवस्था का इंटरचेंज के बारे में पढ़े, लेकिन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन करा कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना, लिक्विड नहीं बनता है, इस प्रक्रिया को हम बाबू कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका पक्का उदाहरण या अच्छा उदाहरण कपूर है। क्या है? कपूर। कपूर है और नेफ्थलीन वगैरह है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस रूप को प्राप्त करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 का क्या आंसर होगा? देखो तो, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? बाबू सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। याद रखिए, कुछ स्केल के बारे में आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस है या डिग्री फ़ारेनहाइट है, फिर केल्विन है। 3 का हम चर्चा करते हैं आपको। देखिए, यह एक कॉलम जो हो गया आपका ये वाला, ई कॉलम हो गया आपका जल का हिमांक, जल का हिमांक, और ये आपका जल का हो गया क्वथनांक। ये क्या हो गया? जल का क्वथनांक हो गया। डिग्री सेल्सियस में जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में होता है 273 केल्विन। डिग्री का प्रयोग नहीं करिएगा। सेल्सियस पर क्वथनांक पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पर होता है 373 केल्विन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब पानी का क्वथनांक सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो उस समय फ़ारेनहाइट पर यह मान कितना होगा? 212 डिग्री होगा, और केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। तो क्या करा है? फ़ारेनहाइट का मान 212 डिग्री है, तो 212 जो मान होगा वही सेल्सियस पर कितना होगा? 100 होगा। क्लियर हो गया? ऐसे अगर आपको निकालना होगा तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है या एक फार्मूला है, उस पर आप डील कर सकते हैं। फार्मूला पता ही होगा आप लोग को। फार्मूला है कि C माइनस 0 लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो ना, C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 और बराबर कर सकते हो केल्विन माइनस 273 बटा 100। देखो C माइनस यहाँ 0 होगा। ये जो जिस स्केल का आप प्रयोग करिएगा, इसे सेल्सियस है तो सेल्सियस का लोअर पॉइंट बैठा दीजिएगा। फ़ारेनहाइट यूज कीजिएगा तो फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट 32 है ना, इसको बैठा दीजिएगा। केल्विन यूज कीजिएगा तो केल्विन का लोअर पॉइंट यहाँ बैठ जाता है। बात समझ रहे हैं? अब बटा इंटरवल होता है, दोनों का जो डिफरेंस है इसका वो डिफरेंस हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, सेल्सियस का डिफरेंस 100 होता है, फ़ारेनहाइट का डिफरेंस 180 होता है, 180, और केल्विन का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 100 के लिए होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला के सहारे चाहें तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मतलब C बटा कितना हो गया? 100 बराबर F, तो F का मान दिया हुआ है 212, 32 और बटा कितना हो गया? 180। इसको सोल्व करिएगा, C का मान निकाल लीजिएगा तो आपको टोटल आंसर कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? C होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सूर्य की सतह का ताप क्या होगा? सूर्य की सतह का ताप याद रखिएगा 6000 केल्विन होगा, या कह सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बोलोगे सर ये दोनों में ऐसे कैसे होगा, बराबर तो होता नहीं है। तो कोई बात नहीं है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है हो जाएगा 6273 केल्विन होगा। तो बताइए, सूर्य का टेम्परेचर जो है लिमिटेड है और एक अनुमान पर बताया गया है, तो 273 का बढ़ जाना घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
इसीलिए राउंड फिगर में 6273 न लेकर के राउंड फिगर में कितना लेते हैं हम लोग, 6000 केल्विन लेते हैं। सूरज का क्रोड का टेम्परेचर पूछेगा आपसे तो 1.5 गुने 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस कहिएगा, समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य का ताप क्या होगा। परम शून्य, देखिए परम शून्य जो मान होता है, परम शून्य जो मान होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कोई भी बॉडी मान लो कि है, तो इसको जब हीट करोगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा इफनाइट तक पहुंचा सकते हैं, कितना पहुंचा सकते हैं गर्म करने पर। लेकिन अगर कूल करने की बात हो, इसी बॉडी को अगर आप कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन से कम संभव नहीं है, कम संभव नहीं, याद रखिएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि केल्विन पैमाना पर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम करना संभव नहीं है। इस दुनिया का टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। हालांकि याद रखिएगा 0 केल्विन पर पूरा ब्रह्मांड का जो वॉल्यूम होगा वो 0 हो जाएगा, कभी भी यह संभव नहीं है। लेकिन मिनिमम 0 केल्विन तक हम लोग बात कर सकते हैं। तो केल्विन पर यह मान 0 केल्विन होगा और सेल्सियस पर यह मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए बेटा, केल्विन जो परम शून्य ताप होता है, इसका केल्विन पर मान, सेल्सियस पर मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हो 0 केल्विन, या कह सकते हैं 0 केल्विन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर क्या होगा। बेटा याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है हेल्दी अवस्था में, टेम्परेचर वो होता है सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन पर कह सकते हैं 310 केल्विन। ये मान नोट कर लीजिएगा, सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पर 98.6 और केल्विन पर 310 केल्विन होता है। हालांकि याद रखिएगा मेडिकल क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में, चिकित्सक जगत में यही मान महत्वपूर्ण होता है। क्लियर हो गया। तो इसके अनुसार हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बर्फ का गलन गुप्त उष्मा कितना होता है, मतलब बर्फ को गलाने के लिए कितना उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिए बेटा, अगर आप 1 ग्राम आइस को पिघलाते हैं, 1 ग्राम आइस को अगर आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 ग्राम आइस को यदि आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जानते हैं कितना एनर्जी चाहिए, एनर्जी यानी हीट, तब हीट आपको चाहिए 80 कैलोरी। कितना चाहिए, 80 कैलोरी। दैट मीन कह सकते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी की आवश्यकता होती है बर्फ को गलाने के लिए। क्लियर हो गया बाबू। तो बर्फ का गलन गुप्त उष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 9 की ओर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। बेटा याद रखिएगा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि हम बात करें, इस प्रकार से एक लाइन ड्रा कीजिए और यह मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और यह मान लो कि 4 डिग्री सेल्सियस है, और यह मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, और यह मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 4 डिग्री पर वाटर के लिए सब लागू हो रहा है, जो भी बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, वाटर के लिए। 4 डिग्री पर
डेंसिटी जो होता है पानी का, डेंसिटी वो होता है मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा बेटा। यानी पानी का घनत्व सबसे अधिक कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा है 4 पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो वॉल्यूम बोलेंगे कि मिनिमम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है, मतलब वॉल्यूम सिकुड़ जाता है 4 डिग्री पर। और अगर बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसको आप डायग्राम को समझिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तब अगर 4 डिग्री से अधिक गर्म करेंगे, 5, 6, 7, 8 की ओर जाएंगे, तो इस कंडीशन में डेंसिटी जो होगा, मतलब घनत्व जो होगा, घनत्व क्या होगा बेटा पता है, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा 4 पर है, तो 4 से आगे भी जाएंगे तो घटेगा, और 4 से नीचे भी जाएंगे तो यहाँ भी जो घनत्व है, यहाँ भी जो घनत्व है वह क्या होगा, घटेगा। घनत्व क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों तरफ डेंसिटी घटेगा। लेकिन जानते हैं इस दिशा में वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है से बढ़ेगा, क्योंकि सबसे कम वॉल्यूम यहाँ है 4 पर, तो दोनों तरफ जाएंगे हम लोग तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात आप समझिए, यहाँ पर तो हम लोग आंसर निकाल दिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ से निकाल लिए हम लोग। लेकिन जानते हैं यहाँ से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है कि ठंडे प्रदेशों में जो पानी का पाइप होता है क्यों फटने लगता है। तो बोलिएगा कि ठंडे प्रदेश में अगर टेम्परेचर माइनस में चल गया, मान लो टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया -10 पर पहुँच गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके वजह से पाइप क्या होता है, फट जाता है। क्लियर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस यंत्र से ऊष्मा की माप किया जाता है। याद रखिएगा, तापमापी से हम लोग ताप नापते हैं, थर्मामीटर से भी हम लोग ताप नापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, मतलब समझिए कि यह जो है उच्च तापमापी मशीन है। और कैलोरीमीटर जो है यही आपका आंसर होगा, जिससे हम लोग क्या मापते हैं, ऊष्मा मापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आंसर दो। किसी ताप पर गर्म एक पत्थर के टुकड़े को, है ना, खंडित कर दिया गया। मतलब जैसे मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है, तो इसको इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पूरा क्या कर दिया, खंडित कर दिया गया। मतलब पूरा जो है इसको हम लोग तोड़ दिए। तब ऊष्मा ह्रास की जो दर होगा, मतलब ऊष्मा स्थानांतरण का जो दर होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या नो चेंज रहेगा। याद रखिए बेटा, जो ऊष्मा स्थानांतरण की जो दर होती है, दर आर, वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट होता है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। चाहे हीट लेने की बात हो, चाहे हीट देने की बात हो। इसीलिए हम लिख दिए हैं ऊष्मा स्थानांतरण दोनों स्थिति में। तो अगर हीट लेना हो तो भी रेट बढ़ जाएगा, हीट देना हो तो भी रेट बढ़ जाएगा। कब, जब एरिया बढ़ेगा तब। मतलब रेट जो है वो एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपको याद होगा, छत पर गेहूं, कपड़ा या जलावन वगैरह सुखाना होता था, तो जल्दी सूखने के लिए हम लोग उसको पसार देते थे। तो पसारने से एरिया बढ़ गया, तो हीट लेने की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। समझ गए। तो एरिया बढ़ जाने से हीट लेने का भी दर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें हीट त्यागने का, तो याद है शनिवार को खिचड़ी जब बनता होगा
तो आप लोग थाली में पूरा पसार देते होंगे। तो थाली में पसार देने से क्या होती है कि एरिया बढ़ गया, जिससे खिचड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। लोटा में दूध गर्म किए हो, छोटा कटोरी में दूध गर्म किए हो, उसको थाली में डाल दीजिए, तुरंत ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स अगर एरिया बढ़ा देते हैं तो गर्म भी जल्दी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। तो यहाँ बात हो रहा है कि गर्म पत्थर है और उस टुकड़ा को खंडित कर देंगे, तो टुकड़ा टुकड़ा करिएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा तो उष्मा जो लॉस है या जो उष्मा ट्रांसमिशन है उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में किस पदार्थ में उष्मा संचरण की दर उच्च होती है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन के अनुसार ही नहीं बल्कि पूरे पदार्थों में जो अब तक का जो ही पदार्थ खोज हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा उष्मा का अच्छा दर किस में होता है? चांदी में होता है। मतलब कह सकते हैं कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है किसका? उष्मा का। और आपसे पूछे कि सबसे खराब किसको माना जाता है, बेटा याद रखिएगा सबसे खराब चालक जो है किसको? Hg को, पारा को माना जाता है। हाँ, लग रहा होगा कि सर पारा तो हाई एक्सपेंसिव होता है। पारा, ये बात सही है कि पारा जो है ना बहुत हाई एक्सपेंसिव होता है, हीट मिलेगा ना तो बहुत जल्दी फैलेगा, लेकिन जानते हैं उसमें उष्मा का प्रवाह तेजी से नहीं होता है। तो याद रखिएगा सबसे अच्छा चालक कौन हो गया? चांदी हो गया। और सबसे खराब चालक कौन हो गया? पारा हो गया। क्लियर हो गया। इस पर एक प्रश्न भी आता है कि 3 गो रड इस प्रकार से है, बराबर लंबाई का रड है, एक रड लोहा का बना है, एक रड पीबी का बना हुआ है और एक रड चांदी का बना हुआ है ना। तीनों पर यहाँ पर एक पैराफिन से एक कील लगा दिया गया है। कील मतलब कांटी साट दिया गया है। और यहाँ से जड़ी के पास से अगर हीट देंगे तो पहले किस रड का कांटी गिरेगा? तो याद रखिएगा चांदी का कांटी पहले गिरेगा, क्योंकि चांदी उष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए यहाँ से हीट जो है ना दनादन यहाँ पहुँचेगा और जल्दी कांटी गिर जाएगा। क्लियर हो गया। तो याद रहे बच्चा, चांदी उष्मा का ही नहीं बल्कि विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसी स्टोव पर एक बर्तन रखी हुई है, ठीक है, कुछ देर बाद उसकी हैंडल गर्म हो जाती है, तो इस स्थिति में किस विधि का अनुपालन हुआ? हाँ देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान देना, उष्मा स्थानांतरण या संचरण के लिए 3 विधि होता है। एक होता है चालन विधि, दूसरा होता है संवहन विधि और तीसरा होता है विकिरण विधि। सब नोट करते चलना बेटा आप लोग, है ना। विकिरण विधि जानते हैं, चालन को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्शन मेथड, संवहन को कन्वेक्शन मेथड और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन मेथड। चालन खास करके ठोस पदार्थों पर लागू होता है और संवहन मुख्य रूप से द्रव और गैस पर लागू होता है। और विकिरण जो है, जो विकिरण का मतलब हो गया जो प्रकाश से गर्म होता हो, प्रकाश या किरण से जब गर्म होगा तो वो कहलाएगा विकिरण विधि। समझ गए। तो यहाँ बर्तन की जो डट्ठी गर्म हुआ वो किससे हुआ? ठोस का बना हुआ है, तो एक हो गया चालन विधि। कौन विधि हो जाएगा? चालन विधि। बेटा याद रखें, बर्तन जितना भी तरह का बर्तन हो गर्म होता है तो अचालन विधि है। गैस गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो सब में संवहन विधि लगेगा। समझ गए। लेकिन एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जैसे ये मान लो कि समुद्र है या महासागर है या नदी कुछ भी है, तो दिन में यहाँ सनलाइट चमक, सन टाइम है मतलब सूर्य चमक रहा है, तो दिन में बताओ इस यहाँ जो है नदी या तालाब की जो पानी है
गर्म हो रहा सूरज के प्रकाश से, हो रहा है ना, तब यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर जो पानी गर्म हुआ, यहाँ पर पानी गर्म किससे हुआ? विकिरण से, न कि द्रव समझ करके आप संवहन मार दीजिएगा। संवहन में हम लोग क्या होता है, संवहन का मतलब हुआ कि बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और नीचे से ऐसे हीट दें और तब ऐसे पानी गर्म ऐसे उठ जाए, देखो ऐसे इस प्रकार से ऐसे उठे, तब कहते हैं इसको संवहन विधि। इसको कहेंगे हम लोग कौन विधि? संवहन विधि। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि से। कैसे गर्म होती है? क्योंकि विकिरण विधि से पहले पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है, समझ गए। देखिए यहाँ पर सूरज है ना, धरातल पर भी लाइट पहले पड़ेगा, तो धरातल गर्म होता है किससे? विकिरण विधि से। किससे गर्म होता है? विकिरण विधि से। और धरातल के संपर्क में जो हवा है वो गर्म होकर फिर ऐसे ऐसे कहाँ उठेगा? ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे। दैट मीन्स वायुमंडल गर्म हुआ किस विधि से? संवहन विधि से। तो यहाँ पर बल्कि आपका वायुमंडल की बात नहीं हो रहा है, किसी बर्तन के हैंडल की बात हो रही है, तो आंसर क्या मारेंगे? चालन विधि। क्लियर हो गया? अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखो, पारा में ऊष्मा का संचरण है ना, तो देखिए बेटा पारा जो है, पारा में ऊष्मा का संचरण, देखिए पारा यानी मरकरी हाइड्रोजीरम, पारा जो है, पारा एक द्रव है। पारा क्या है? द्रव है। तो द्रव है तब इसमें संवहन विधि भी लगेगा, लगेगा ना। और पारा जो है मेटल भी है, क्या है? मेटल है, तो इसके अणु भी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, समझ गए। इसीलिए यहाँ बोलेंगे कि चालन विधि भी लगेगा। दैट मीन कह सकते हैं कि इसमें आंसर ए और बी दोनों बन रहा है, तो आपका डी उपरोक्त आंसर है, जिसमें दिया जा रहा है ए और बी, तो आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वायुमंडल का गर्म होना संवहन विधि, जो कि पीछे डिस्कस किए थे हम लोग। पृथ्वी का गर्म होना विकिरण विधि हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, पृथ्वी, पृथ्वी या सागर है ना, या महासागर या नदी या तालाब, ये सब का जो पानी है वो गर्म किससे होगा? विकिरण विधि से होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा वायुमंडल, वायुमंडल हो गया या चाय हो गया, ये सब कौन विधि से गर्म होगा? संवहन विधि से होगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए, महासागर का पानी गर्म होना, प्रश्न आ ही गया। तो महासागर का पानी किससे गर्म होगा? चालन से कि संवहन से, विकिरण से? यहाँ आंसर विकिरण होगा, संवहन नहीं होगा। अगर जैसे देखो मान लो कि ये महासागर है, ठीक है, तो अगर नीचे से हीट दे करके अगर गर्म करते तब संवहन विधि होगा, लेकिन यहाँ तो यह गर्म हो रहा है, किससे हो रहा है? सूर्य से हो रहा है, इसीलिए संवहन विधि नहीं, बल्कि क्या होगा? विकिरण विधि होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वस्तुओं का गर्म करने पर उसकी अणु की गति क्या होगा? देखिए हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तब सॉलिड से वह लिक्विड की ओर चलेगा, समझ गए, लिक्विड की ओर। और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे की ओर, तो पता है अणु की जो गति होती है वो बढ़ती है। अणु की जो गति होती है क्या होती है? बढ़ती है। हर स्टेट में जैसे जैसे आगे चलेंगे अणु की गति यहाँ भी क्या होगी? बढ़ती है। यानी किसी भी स्टेज को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो अणु की गति बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आंसर मारेंगे हम लोग ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जब कुछ पानी को लगातार मथा जाता है,
मतलब पानी है और उसको लगातार आप मथते हैं, हिकोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में जो होगा बेटा यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक के ऊर्जा जो है वो चेंज हो जाता है उष्मीय ऊर्जा में। किस में चेंज हो जाएगा? उष्मीय ऊर्जा में। मतलब पानी को मथिए, हवा को मथिए, किसी भी चीज़ पर अगर आप उसको मथते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में यांत्रिक ऊर्जा चेंज हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा में। अतः आंसर कौन होगा? देखिए, उष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंजिंग न होगा, ये तो बिल्कुल उल्टा है। यांत्रिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत अच्छा है, आंसर बिहार होगा। और देखिए इसका आप समझ सकते हो कि हाथ को रगड़ोगे तो वहाँ भी यांत्रिक ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। बर्फ़ के रगड़िएगा तो वहाँ भी जो है यांत्रिक ऊर्जा बदल जाएगा उष्मीय ऊर्जा में, जो बर्फ़ को पिघलाने में काम करेगा। इस प्रकार से कहीं भी हम लोग अगर मंथन करते हैं, रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो वह जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में बदल जाता है। याद रहे, अगर आपका कमरा, रूम बंद हो, पैक हो, और उसमें अगर आप लगातार पंखा चलाते हैं तो पंखा से हवा एक ही हवा मथाइत रहेगा, समझ गए? तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज कर करके कमरे का ताप को बढ़ा देता है। इसीलिए बंद कमरा में पंखा चलाने से कमरा का ताप बढ़ जाता है। अतः बंद कमरा में आप पंखा न चलाएं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसकी गलनांक, बर्फ पर दाब जब बढ़ता है तो उसकी गलनांक क्या होती है? घट जाती है। इसीलिए बर्फ को कस के दो बर्फ के टुकड़ा लीजिए और कस के दबाइएगा तो गलनांक घट जाएगा और पिघल करके दोनों आपस में चिपक जाएगा। तो बर्फ का कभी भी दो टुकड़ा लोगे और आपस में कस उसको चाट दोगे तो एकदम चिपक जाएगा, पता नहीं चलेगा कि दो टुकड़ा था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेश में पानी की पाइप फट जाती है। डिस्कस किए थे कि अगर किसी भी पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर हो तो जल का आयतन बढ़ जाता है। तब बताइए, आयतन बढ़ जाएगा तो फैलेगा, यानी कि फैलता है। क्या होता है? फैलता है। तो पानी जब फैलेगा तो पाइप को फाड़ ही नहीं देगा। पढ़ते हैं ऑप्शन, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है और दाब घटता है। बिल्कुल गलत है। पानी जब फैलेगा तो दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है और दाब बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? बिहार। तो बच्चों, आज हम लोग हीट से संबंधित 20 क्वेश्चन किए, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।